प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकाई 7 में हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थता। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आगे भी स्टडी करोगे फर्दर तो इसमें प्रत्यास्थता का यूज होगा। तो प्रत्यास्थता का अध्ययन करने से पहले हम कुछ टर्म्स को अध्ययन करेंगे। पहली टर्म आती है विरूपक बल। विरूपक बल इसे क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, बाह्य बल, दो तरह के बल होते हैं आप जानते हैं, एक आंतरिक बल होता है, एक बाह्य बल होता है। यदि हम किसी वस्तु पे बाह्य बल लगाते हैं और बाह्य बल लगाने पे क्या होगा? वस्तु के जो अणु हैं, जो क्या आकार, जो वस्तु के अंदर के अणु हैं उन पे बल लगेगा। उस अणुओं पे बल लगने के कारण क्या होगा? वस्तु का आकार व आकृति बदल जाएगी। मतलब वस्तु बाह्य बल लगाने पे वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। यह बल क्या कहलाता है? विरूपक बल कहलाता है। डिफॉर्मिंग फोर्स। उसने आकृति को विरूप कर दिया, जो आकृति थी उसे क्या कर दिया? बदल दिया। तो यह बल क्या कहलाता है? विरूपक बल लगाता है। एक चीज ध्यान देने वाली है इसमें, विरूपक बल वस्तु की विराम अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, तो उसकी विराम अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा, परंतु वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन कर देगा। अब एक बल आता है दूसरा, प्रत्यानयन बल। इसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। जब हम किसी वस्तु पे बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी आकार और आकृति में परिवर्तन करता है बाह्य बल, जिसे विरूपक बल कहते हैं। वस्तु में एक आंतरिक बल होता है जो इस आकार और आकृति में हुए परिवर्तन का विरोध करता है और उन्हें पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में लाने की कोशिश करता है। तो यह बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो यह बल प्रयास करता है कि जो आकृति में परिवर्तन हो चुका, उस आकृति में परिवर्तन को, आकार और आकृति को पुनः प्राप्त कर ले, पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है। यह बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। तो यह आंतरिक बल है जो अपने आप उत्पन्न होता है, कोई लगाता नहीं है। यह कब होता है? जब विरूपक बल लगाते हैं, वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन होता है, उस आकार आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है और यह बल जो आंतरिक बल है, यह उसको वास्तविक आकार आकृति पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है। यह क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसे कहते हैं प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी। क्या होती है इलास्टिसिटी? जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो विरूपक बल, तो उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है। यदि जब इस बाह्य बल को हटा लिया जाता है और वस्तु अपने आकार आकृति को पुनः प्राप्त कर लेती है, वस्तु अपने आकार और आकृति को पुनः प्राप्त कर लेती है, तो यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। मतलब हमने बाह्य बल लगाया, विरूपक बल लगाया, विरूपक बल लगाने पे क्या हुआ? वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन हुआ। जब हमने विरूपक बल को हटाया तो प्रत्यानयन बल के कारण, जो आंतरिक बल लगता है, उसके कारण वस्तु ने अपने आकार आकृति को पुनः प्राप्त कर लिया। तो वो बल, ये गुण क्या कहलाएगा? वस्तु की प्रत्यास्थता कहलाएगा। और क्या होता है? दो प्रकार होते हैं इसमें। तो एक होती है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु, ये वो वस्तु होती है जिन पर बाह्य बल लगाया जाता है, बाह्य बल हटने पे ये पूरी की पूरी अपनी आकृति और आकार पुनः जो पहला आकार आकृति था वही प्राप्त कर लेती है। ये कहलाती है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु।
कोई भी इस दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु नहीं है, पर क्वार्ट्ज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु मतलब आइडियल के तौर पे माना जाता है। अब दूसरी आती है पूर्ण सुघट्य वस्तु। पूर्ण सुघट्य वस्तु ये क्या होती है? यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो बाह्य बल लगाने पे क्या होगा? उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है और विरूपक बल हटाने पर उसके आकार आकृति वही ग्रहण कर लेती है जो परिवर्तित हुई है। अपनी जो प्रारंभिक आकार आकृति थी उसे ग्रहण नहीं कर पाती, तो यह क्या कहलाती है? पूर्ण सुघट्य वस्तु कहलाती है। कैसी कहलाती है? पूर्ण सुघट्य वस्तु। जैसे एक गीली मिट्टी है, जो भी आप आकार दोगे वही आकार ले लेगी, तो यह क्या कहलाएगी? पूर्ण सुघट्य वस्तु कहलाएगी। वास्तव में ना तो कोई वस्तु पूर्ण सुघट्य है, ना ही पूर्ण प्रत्यास्थ है। ये सीमाओं के अंतर्गत हम इन्हें पूर्ण सुघट्य और पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु मान लेते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा, इसे कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति या कोई भी पर्सन किसी अपने छोटे को गाल खींच रहा है या बाल खींच रहा है, तो एक टॉलरेंस पावर होती है जिसे कहते हैं, वो कहता है अब छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसकी ये चीज, जैसे हम उसके बाल खींच रहे थे या गाल खींच रहे थे या हाथ मरोड़ रहे थे, वो उसकी एक सीमा के पार चला गया, उसमें बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने कहा छोड़ दो, इरिटेट होकर बिल्कुल, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। क्यों कहा? क्योंकि वो उस सीमा से बाहर जा चुका था जो उसकी सहन शक्ति थी। इसी तरह जब हम किसी वस्तु पे बाह्य बल लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, तो उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जब विरूपक बल को हटाते हैं, वो पुनः अपनी आकार और आकृति को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। परंतु जैसे जैसे हम विरूपक बल का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम क्या कहते हैं, विरूपक बल का मान बढ़ाते जाते हैं, जो आकार और आकृति वस्तु ग्रहण कर रही थी, एक स्थिति के बाद वो अपना आकार आकृति को ग्रहण नहीं कर पाती, ये उसकी प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। मतलब वो विरूपक बल का अधिकतम मान जिसके लिए वस्तु अपनी आकार आकृति को ग्रहण कर लेती है, वो प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। और प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर होते ही क्या होता है? वस्तु अपने आकार आकृति को ग्रहण नहीं कर पाती, नहीं ग्रहण कर पाती। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास एक तार है, ये एक तार है, इस तार पे हम भार लटकाते हैं, भार लटकाते हैं, फिर हटा देते हैं, तार अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। भार और बढ़ा देते हैं, फिर भी पुनः स्थिति में आता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम भार बढ़ा देते हैं तो तार की लंबाई परमानेंट बढ़ जाती है। क्या होती है? परमानेंट बढ़ जाती है। मतलब वही कि वो प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर चला गया। इसमें स्थायी विरूपण हो जाता है। क्या कहते हैं इसे? स्थायी विरूपण हो जाता है। तो वो पुनः अपनी आकृति को ग्रहण नहीं कर पाता। तो ये क्या सब चीजें क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। तो ये सब किस पे निर्भर करता है? विरूपक बल पे। अगर विरूपक बल का मान हम लगातार बढ़ाते जाएंगे, कैसी भी प्रत्यास्थ वस्तु हो, एक सीमा के बाहर वो अपने प्रत्यास्थता के गुण को खो देगी और उसके आकार आकृति में क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। परमानेंट स्थायी परिवर्तन हो जाएगा, मतलब वस्तु विरूपित हो जाएगी। तो प्रत्यास्थता की सीमा यह दर्शाती है कि इस सीमा से बाहर जाने पर वस्तु क्या होगी? पुनः अपनी आकार आकृति को ग्रहण नहीं कर पाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रतिबल।
आपने बल पढ़ा है, जो वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन या उसकी स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश करता है या करने की कोशिश करता है। तो वो बल क्या है? एक बाह्य, इट इज एक्सटर्नल एजेंसी जो वस्तु में परिवर्तन करता है। तो प्रतिबल क्या हो गया? साम्य अवस्था में, ध्यान रखना, साम्य अवस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। ये बाह्य बल नहीं है, ये आंतरिक बल है। साम्य अवस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। अब आंतरिक बल कह रहे हैं, साम्य अवस्था में, हम साम्य अवस्था में आंतरिक बल क्यों कह रहे हैं? साम्य अवस्था में यह आंतरिक बल बाह्य बल के बराबर होता है। जो हम बाह्य बल वस्तु पे लगा रहे हैं वो आंतरिक बल बाह्य बल को बैलेंस करता है और कुल बल क्या होता है? शून्य होता है। तो इसलिए हमने प्रतिबल में आंतरिक बल का भी उल्लेख किया है। तो हम प्रतिबल कैसे कर सकते हैं? हम सिंपल प्रतिबल कह सकते हैं, प्रतिबल बाह्य बल बटे क्षेत्रफल। अब प्रतिबल बाह्य बल बटे क्षेत्रफल है तो उसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो गया? एमकेएस पद्धति में क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और सीजीएस पद्धति में क्या हो गया? डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका विमीय सूत्र निकालना है तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? बल बटे क्षेत्रफल है, बल का ml t की पावर -2 और क्षेत्रफल का l की पावर 2 m l की पावर -1 t की पावर -2। ये इसका क्या हो गया? विमीय सूत्र हो गया। तो अब हम प्रतिबल के प्रकार पढ़ेंगे। प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबल के प्रकार, पहला कौन सा प्रतिबल होता है? उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल। किसी वस्तु की, वस्तु मतलब छड़ जो लंबाई हो, जिसका लंबाई की तुलना में क्षेत्रफल कम हो, किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। देखो, किसी छड़ के एकांक क्षेत्रफल पे, ये छड़ है हमारी, इसकी लंबाई कितनी थी? L थी। कितनी लंबाई ली हमने? L ले ली। और इस पे अब हमने बल लगाया, बल लगाने पे लंबाई बढ़ गई, बल लगाने पे लंबाई बढ़ गई। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। तो हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसके बराबर आ जाएगा? इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। यदि किसी छड़ की अनुप्रस्थ काट पे जिसकी लंबाई L है, F बाह्य बल लगाने पे स्मॉल l लंबाई बढ़ जाती है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। दूसरा कहलाता है आयतन या अभिलंब प्रतिबल। देखो, हमारे पास एक वस्तु है जिसका आयतन भी है, उस पर कितना दाब कार्य कर रहा है? P। ठीक है।
वायु में। किसमें है ये? इसको अगर मैंने द्रव में डुबो दिया, किसमें डुबो दिया? द्रव में। द्रव में डुबोने से दाब बढ़ गया, दाब बढ़ गया, तो आयतन क्या हो गया? कम हो गया। नेचुरल है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है। तो ये आयतन प्रतिबल क्या कहता है? वस्तु को जब किसी द्रव में डुबोते हैं तो द्रव के दाब के कारण वस्तु का आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। तो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। तो वस्तु के एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाले बल को, प्रतिबल को क्या कहते हैं? बल को प्रतिबल कहते हैं। तो आयतन प्रतिबल किसके बराबर हो गया? क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर हो गया? दाब में परिवर्तन। लगाया गया दाब नहीं, हम पी दाब पे हमारा आयतन V था, पर हमने जब इसे द्रव में डुबो दिया तो द्रव में डुबोने से क्या हुआ? दाब बढ़ गया, आयतन घट गया। तो ये क्या हो गया? दाब भी बल बटे क्षेत्रफल होता है और आयतन प्रतिबल भी बल बटे क्षेत्रफल, डेल्टा पी के बराबर हो गया। तीसरा प्रतिबल आता है हमारा विरूपक या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। विरूपक, विरूपक या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। विरूपक, विरूपक या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। देखिए, ये एक वस्तु है, इसके नीचे का सिरा फिक्स है, इसके ऊपरी सिरे पे मैंने बल लगाया। जब मैंने बल लगाया तो ऊपरी सिरा विस्थापित हो गया। ऊपरी सिरा क्या हो गया? विस्थापित हो गया। ये दो फलक हो गए ना, एक फलक को नियत कर दिया, दूसरे फलक पे बल लगाया। तो फल पे जब बल लगाते हैं तो एक फलक दूसरे फलक के सापेक्ष क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। एक फलक दूसरे, ये फलक तो विस्थापित नहीं हुआ, ये फलक उसके विस्थापित हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं विरूपक या स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। तो अब इसका क्षेत्रफल A है, तो स्पर्श रेखीय बल क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखीय बल किसके बराबर हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक। अब हम आते हैं विकृति में। किसके लिए? विकृति में। विकृति क्या होती है? किसी वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को, किसी वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। भिन्नात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो किसी वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं भाई? विकृति कहते हैं। और विकृति होती क्या है? विकृति, किसी वस्तु, विकृति, इसे अंग्रेजी में स्ट्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। प्रतिबल को स्ट्रेस कहते हैं। किसी वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। या विरूपक बल लगाने से माप में परिवर्तन तथा प्रारंभिक माप के अनुपात को विकृति कहते हैं। यह कैसी राशि है? विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है। अब विकृति कितने प्रकार की होती है? अनुधेर्य विकृति, अनुधेर्य विकृति। देखो, ये मापा एक छड़ है,
इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L है, इस पे बल लगा दिया। बल लगाने से इसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, L बढ़ेगी। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगी, लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई, ये क्या हो जाएगी, अगर इसको लिखना चाहें हम लिख सकते हैं लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में कितना परिवर्तन आया, स्मॉल एल, और प्रारंभिक लंबाई क्या थी, एल। दूसरी विकृति क्या होती है, आयतन विकृति, आयतनात्मक भी कह सकते हो, आयतन विकृति। विरूपक बल लगाने से वस्तु के आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। देखो, हमारे पास एक वस्तु है जिसका आयतन V है, दाब P पर। अगर आपने दाब बढ़ा दिया, अगर आपने दाब को बढ़ा दिया तो आयतन कितना रह जाएगा, V माइनस डेल्टा V, आयतन कम हो गया। तो आयतन विकृति क्या होगी, आयतन विकृति हो जाएगी आपकी आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, क्या होगी, माइनस डेल्टा V अपॉन V, क्योंकि आपका आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आपका आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तीसरी आती है विरूपण विकृति, विरूपण विकृति। विरूपण विकृति क्या होती है, आपको बताया था अभी हमने, वस्तु में दो फलक है, एक फलक पे बल लगा दिया, जब एक फलक पे बल लगाया तो दूसरा फलक विस्थापित हो गया, एक फलक नियत रहा। कितना कोण है ये, थीटा कोण है। ये दूरी कितनी है, x दूरी है। ये लंबाई कितनी है, y लंबाई है। तो विरूपण विकृति क्या हो जाएगी, विरूपण विकृति थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, जो कितना एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन हुआ और जो वाई जो लंबाई थी। अब तो विरूपण विकृति वह कोण है, वह कोण है जिसके द्वारा वस्तु की वास्तविक फलक में किसी स्थित फलक के लंबवत मुड़ जाए जब उस पर कोई स्पर्श रेखीय बल लगाए। मतलब हम विरूपण विकृति को क्या कह सकते हैं, एक कोण कह सकते हैं। कोण क्या होता है, चाप बटे तिरछा, तो चाप बटे तिरछा आ गया। हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण नियम की जानकारी दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण नियम है हुक का नियम। किसका नियम है ये, हुक का नियम, हुक का नियम। लघु विकृतियों के लिए, लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल सदैव किसके, प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, विकृति के। जब प्रतिबल का अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ई आ जाता है, विकृति होती है। ई क्या कहलाता है, ई क्या कहलाता है, ई कहलाता है पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक। पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक। और यह पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक भी तीन प्रकार का होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक। तो बच्चों, जो हमने आज आपको समझाया है ये बैकबोन है आपकी प्रत्यास्थता की। जब हम नेक्स्ट आपको लेक्चर में समझाएंगे तो हम आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक
और आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणा, पर वो बैकबोन है। जब तक आपको प्रतिबल नहीं समझ में आएगा, प्रतिबल के प्रकार समझ में नहीं आएंगे, विकृति समझ नहीं आएगी, विकृति के प्रकार नहीं समझ में आएंगे, तब तक आप आगे नहीं समझ सकते। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो बहुत फास्ट होती है। बेटे देखो, आप वीडियो को 0.5x स्पीड पे करके देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो हम फास्ट बोलते ही हैं, हमारा पढ़ाने का जो तरीका होता है वही बोलते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप उसकी स्पीड 0.5x कर दीजिए और तब आप देखिए तो आपको बहुत थोड़ी स्लो हो जाएगी और समझ में आसानी से आएगी। बेटा, अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए जिन बच्चों तक वीडियो नहीं पहुंची है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।